अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल। फ़्लाइट स्केजूल फिर मुतासर है, रादा दरहम बरहम हैं और वैसे भी फ़्लाइटों की टिकटें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि बहुत से लोग बाय बस या बाय रोड या बाय ट्रेन सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। वैसे इफ़ यू हैव एन ऑप्शन तो ट्रेन वुड ऑलवेज़ बी सूटेबल और बेटर, बिकॉज बसें भी मोटरवेज़ पर धुंध की वजह से लेट हो रही हैं, कई घंटे मुतासर हो रहे हैं जो मुसाफिर इनमें सवार हैं। एट द सेम टाइम लाहौर से खबर ये आ रही है और गिरदो नवाज से भी कि सर्दी तो ज़ाती दुश्मनी पर उतर आई है, लिटरली ज़ाती इनाद पर उतर आई है। इट इज़ सो कोल्ड व्हाट वी आर हियरिंग। फिर क्वेटा में भी और ठंड के डेरे थे, फिर ज़ियारत में बर्फ़बारी के मनाजिर कल हमने देखे थे कराची में, लेकिन अभी भी उस तरह से सर्दी की लहर जिसे कहते हैं ना, आई वंडर कुछ लोगों को शायद ठंड लग रही होगी लेकिन हमें तो नहीं लग रही है। सो कराची इज स्टिल मॉडरेट, काइंड ऑफ मॉडरेट, थोड़ी बहुत ठंड होती है सुबह के औकात में और रात के औकात में, लेकिन अदरवाइज़ इट्स सो कोल्ड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये ज़ियारत के मनाजिर हैं जहाँ सफ़ेदी की एक चादर आपको उड़ी या बिछी नज़र आ रही है और राधा ये कल के विजुअल्स हैं, अभी भी यही सूरत हाल है, बट इट लुक्स सो स्टनिंग। लेकिन ये है वो खून जमा देने वाली सर्दी। या बचपन में अगर आपने क्रिसमस मूवीज़ या सीरीज़ देखी हो ना, तो आपको एग्जैक्ट हूबहू यही मनाज़र याद आएंगे जहाँ सिर्फ सफ़ेदी नज़र आती है, जहाँ हर चीज़ सफ़ेद रंग में ढकी छुपी नज़र आती है। एंड दीज आर सम स्टनिंग विजुअल्स, लेकिन एट द सेम टाइम बोन चिलिंग सर्दी है और अगर आपके पास सहूलियात ना हो, हीटिंग का प्रॉपर निज़ाम ना हो, तो लिटरली ये सर्दी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपके शहरों में क्या मौसम है, आप हमें @JioPakistan TV पे लिख के बताइएगा ऑन X फॉर्मर ट्विटर। और बाकी हमारे पास बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। कुछ क्रिकेट के मामलात पर PCB के ऑफिशियल से तफसील से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कल बड़ा एक तारीखी फ़ैसला आया है जिसे बिलुमूम बड़ा अप्रीशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम तरीन फ़ैसला भी इसे गर्दाना जा रहा है, जिसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के सियासी रास्ते में हायल आखिरी बड़ी रुकावट दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहलियत ख़त्म कर दी है। अब अगर वो रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं तो चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये वही शक है जिसमें पार्लियामेंट के रुकन के लिए सादिक और अमीन होने की शर्त रखी गई है, जो जनरल ज़ियाउल हक ने बाद में आइन में शामिल की थी। कल के अदालती फैसले के बाद ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन भी इंतखाबात लड़ने के हो गए हैं अहल, और तमाम सियासी जमातों ने फैसले का खैर मकदम किया, जिसमें तहरीक इंसाफ खुद भी शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को सामने रखते हुए और लिबरल जो है इंटरप्रिटेशन को सामने रखते हुए उनके सूलों को, तो ये फैसला मैं समझता हूँ एक दुरुस्त फैसला है। देखिए, मैं अगर आज के फैसले की रूह को देखता हूँ तो मेरे नज़दीक उन्होंने जमहूरियत को प्रमोट करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है कि जो वोटर है उसको एक आज़ादाना फैसला होना चाहिए। अच्छे बुरे की जो फैसला जो करना है उसका काम वोटर को है, अदालतों का नहीं है, यही इन्होंने कहा है। सो ये है सूरत हाल। माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी PTI के रहनुमा भी 62(1)F को आइन से ख़त्म करने पर इत्तफाक करते रहे, लेकिन जब ये जमातें खुद हुकूमत में आती तो इस खुशफहमी में गिरफ्तार हो जाती कि शिक तो सिर्फ मुखालिफिन को मैदान से बाहर करने के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि ऐसा फिर नहीं हुआ। इसीलिए तमाम सियासी जमातें अब इस कानून की तब्दीली के हवाले से एक पेज पर आ चुकी हैं। न सिर्फ ये 62 की 1F बल्कि पूरे आर्टिकल 62 को और पूरे आर्टिकल 63 को फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये जो ताज अदर साहब कह रहे हैं कि पूरे का पूरा जो आर्टिकल 62 और 63 है, पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको रिविजिट करे, आप एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूं कि ये एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक पार्लियामेंट को बेशक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, इसके ऊपर सारी जमातें उसमें शामिल हों और एक उसको रिव्यू किया जाए। जी, मैं एग्री करता हूँ इनके साथ, क्योंकि इसका जो है वो इस्तेमाल आपके सामने ही है कि कितना ज़्यादा गलत हुआ है और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, जो डिस्टेबिलिटी आई है मुल्क में, तो ये मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ।
इस बात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 65(1)(f) का माजी में सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और जब तक ये आर्टिकल रहेगा सियासी रहनुमाओं पर तलवार लटकती रहेगी। बेहतर यही है कि आइंदा जो भी हुकूमत इत्तेफाक राय से आए वो इस शिक का खात्मा करे। सो ये थी कल की बड़ी डेवलपमेंट, अहम डेवलपमेंट। एंड द पॉजिटिव इज़ कि तमाम सियासी जमातों की तरफ से बिलुमूम इसको सपोर्ट किया गया है, इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। अच्छा, कल हमने सरसरी सा तस्करा किया था या जिक्र किया था कि भाई इंटरनेट संडे को आपने ऑब्जर्व किया होगा चल नहीं रहा था या एटलीस्ट ऐप्स रिफ्रेश नहीं हो रही थी। सो उसका डायरेक्ट ताल्लुक कोई कहे या ना कहे एक सियासी जमात की एक सियासी एक्टिविटी से होता है जो कि वो इंटरनेट पर करने की कोशिश करते हैं। सो 7 जनवरी की शाम भी यही हुआ। एक बार फिर मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस पूरी तरह मुतासिर हुई, सोशल मीडिया बंद हो गया। पिछली मरतबा भी हुआ था, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन इतनी तनकीद हुई थी और आप तवक्को यही करते हैं कि लोग तनकीद से ज़रा कुछ सबक हासिल करते हैं, कुछ बेहतरी लाते हैं मामलात में। और ये भी कहा गया था कि अगर आप किसी सियासी जमात को डिस्करेज करने के लिए ये कर रहे हैं तो ये हरकत करने से उनको मज़ीद इनकरेजमेंट मिलती है और जो लोग उनके हामी नहीं भी हैं वो भी सवालात उठाते हैं और सॉफ्ट कॉर्नर्स डेवलप होते हैं। सो दीज थिंग्स या फिर ये हथकंडे हैव नेवर वर्कड इन द पास्ट एंड वुड नेवर वर्क इन द फ्यूचर टू। सो आई गेस इट्स हाई टाइम वी शुड रियलाइज़ कि अब हम 90 की दिहाई की सियासत से बाहर आ जाएं। खैर, इंटरनेट सारिफीन तो सफ़र कर रहे थे, उनको करना पड़ा, चाहे उन्होंने किसी सियासी जमात की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना हो ना लेना हो। गुज़श्ता माह 17 दिसंबर को भी मुल्क में यही हुआ था कि मुख्तलिफ ऐप्स रिफ्रेश होना बंद हो गई थी। इंटरनेट से वाबस्ता आलमी इदारों ने नेट सर्विस बंद होने की तस्दीक भी की थी। पिछली बार भी तहरीक इंसाफ का दावा था कि हुकूमत ने PTI के वर्चुअल जलसे को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस डाउन की, जबकि इस बार भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर PTI के लिए फंड रेजिंग का कोई प्रोग्राम था जिसे रोकना मकसूद था। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हुक्काम पहले भी खामोश रहे, एक्सलेंट, अब भी खामोश हैं। ऑनलाइन सियासी सरगर्मियाँ रोकने के लिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस को जाम करना वैसे किसके दिमाग में आता है? ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला तो है नहीं। दुनिया भर में मुल्क का तमाशा ज़रूर बनता है। हमारी लिटरली जग हसाई होती हैं इन बातों से। पता नहीं जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको दुनिया के लीडर्स को फेस भी करना है, उनको इदराक है कि ये कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है हर पाकिस्तानी के लिए। सोशल मीडिया पर जाली खबरों, सियासी मुखालफी को गालम गलोच और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की किसी तौर सर्टनली हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन इंटरनेट में सोशल मीडिया पर सियासी अखाड़ा या दिल का गुबार निकालने का प्लेटफॉर्म तो है नहीं। अब ये बैंकिंग का ज़रिया है, दीगर रोज़गार के लोग इससे वाबस्ता हैं, चाहे वो ऑनलाइन टैक्सी चला रहे हों, खाना डिलीवर कर रहे हों। अब इंटरनेट सर्विस अगर इस तरह बंद होती रहेगी तो फिर पता नहीं कैसे मामला चलेंगे। और हम जो तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं वो तो हम इन हरकतों के साथ कर नहीं सकते। इसी पे बात करते हैं और फिर ये एक और सियासी जमात को जवाब भी फराहम करते हैं कि भाई हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और इससे इस तमाम सूरत हाल से उनकी बात में वज़न आता है। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपका आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, जदीद दौर है, सियासी जमातें डोर टू डोर मुहिम्मात, जलसे जुलूसों के अलावा सर्टनली सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम्स पर अपनी सरगर्मियाँ करती हैं, वर्चुअल जलसे भी होते हैं या होंगे, फ़ंड रेजिंग तो चलें एक नॉमी है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में। जब तहरीक इंसाफ ऐसा करती है तो मुल्क में हम देखते हैं सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है। क्या हुक्काम ये तासुर नहीं दे रहे कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है? इस तासुर को मज़ीद मुस्तहकम कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, जो भी सूरत हाल है, ख़ास करके जो सोशल मीडिया की बंदिश है, ये तो एक बहुत काबिल एतराज़ बात है, काबिल मज़म्मत बात है। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं या जो भी एक सोसाइटी से या एक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कि आज़ादी इज़हार पे यकीन रखते हैं, किसी तौर भी इस बात की जो है वो तौसीक़ नहीं की जा सकती कि आप किसी सियासी जमात के हवाले से या किसी सियासी गिरोह के हवाले से या किसी शख्स के हवाले से जो है वो आप पाबंदियाँ आयद करें और ख़ास करके सोशल मीडिया को जो है वो बंद कर दिया जाए। ये जो अपने इजहार के तरीक़े हैं, इनके ऊपर पाबंदी से आप कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं। इस पर पाबंदी, और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें रियलिस्टिक बुनियादों के ऊपर या ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, तो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने से आप कोई इलेक्शन ना जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। फ़ैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी ने करना होता है, आवाम ने करना होता है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सोशल मीडिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, ये मुझे कहने की इजाज़त दीजिए।
इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स जो हैं या मुख्तलिफ जो जगहों के पॉकेट्स होते हैं वो ज़रूर इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी है या इलेक्शन की जो नफ्सियात है उसको समझें तो उसके अंदर सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना कि तस्लीम किया जाता है। असमा साहब, अब सियासी सरगर्मियों का सिलसिला तो चलना ही है, सोशल मीडिया पर सियासी सरगर्मियाँ रहेंगी, गर्मा गर्मी भी रहेगी, तो क्या ये समझा जाए कि हमें सोशल मीडिया या मीडिया पर बंदिश बार बार देखना पड़ेगी या एक स्ट्रैटेजी के बाद कोई रिएक्शन सामने आएगा और उम्मीद रखें कि हुक्काम बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, लेकिन एक मरतबा पहले हो चुका तनकीद की दोबारा वही हुआ? मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। एक पर्टिकुलर वर्चुअल जो जलसे हैं या इससे ना घबराना चाहिए, ना खौफजदा होना चाहिए, और अगर कोई सियासी जमात अपने आप को वर्चुअली सिर्फ पेश करना चाहती है तो उसमें रियासत को या हुकूमतों को ख़तरा नहीं होना चाहिए। रियलिटी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अव्वल तो जो जलसे करने की, जुलूस करने की इजाज़त है वो सारी सियासी जमातों को होनी चाहिए। अगर है इस वक्त तो वो सियासी जमातें भी आगे आएँ और अपना वर्चुअल से ज़्यादा जो अपनी प्रेजेंस है इंतखाबात के इंतखाबी रंग ऐड करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करें। हो क्या रहा है कि पिछले इंतखाबात से बिल्कुल मुख्तलिफ इस वक्त इंतखाबात की फ़िज़ा पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये कि इक्का दुक्का पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, उसके अलावा आपको एक कलर जो इलेक्शन का था जिसमें कि जलसा होता था, डोर टू डोर कैंपेन होती थी, वो हमें पहले से के निस्बत बहुत कम नज़र आ रहा है। वो सियासी जमातें जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इल्ज़ाम धर रही हैं या जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना दस्तियाबी की अदम दस्तियाबी की बात कर रही हैं, और जिनके पास दस्तियाब है, देखा जाए तो सब के सब इस वक्त जो है उससे तकरीबन अक्सरियत जो है वो उससे गायब है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है। या तो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया को, डिजिटल स्पेस को, और रियलिटी के अंदर जो है वो ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स को वो नहीं करना चाहते, जो कि जमहूरियत के लिए मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा और सूदमंद बात नहीं है। अच्छा, अब जहां हम इसके हामी हैं कि तमाम सियासी जमातों को सोशल मीडिया पर ओपन फील्ड मिलनी चाहिए, कोई भी इंटरनेट की स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए, वहाँ ये शिकायत भी तो है कि इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया जाता है, फेक न्यूज़ होती है, प्रोपेगेंडा होता है, और आप तो ऑल्दो उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिन्हें फेक न्यूज़ में रिलीफ मिला, सबको नहीं मिलता। इनफैक्ट सबकी तो विक्टिम की सुनने वाला कोई नहीं होता। इस मसले का क्या हल है फिर? फेक न्यूज़ जो है उसका हल मौजूद है। उसका हल ये नहीं है कि पाबंदी लगा दी जाए, उसका हल ये है कि अगर कोई फेक न्यूज़ आती है तो उसको काउंटर किया जाए, उसका मुकाबला किया जाए, उसके मुकाबले में इत्तलात तक रसाई को ज़्यादा मुमकिन बनाया जाए। जो इत्तलात तक रसाई को रोकना है वो फेक न्यूज़ का मूजब भी बनता है। तो होता क्या है कि अब फेक न्यूज़ जो है वो आती है जब, तो जिनके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मसलन किसी एक सियासी जमात के पास इतना बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क है कि उसका मुकाबला ना दीगर सियासी जमातें कर सकती हैं, ना सहाफ़ी कर सकते हैं। एक नई तरह की जो एक फैशिस्ट हमें लगता है कि एक पावर है जो कि सामने आ चुकी है, और वो सोशल मीडिया की सूरत में है। फेक न्यूज़ जितनी तेज़ी से फैलती है उतनी वो बेअसर भी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सच के पाँव हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि इसका, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हालिया इंतखाबात में इस अब से यानी इलेक्शन डे से पहले जिस तरह से फ़ेक न्यूज़ को प्रोपेगेट किया जा रहा है, जिस तरह से फ़ेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को डिसक्रेडिट किया जा रहा है, जिस तरह से झूठे बयानियों को प्रमोट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, आपके सियासी जमातों के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए, आपकी सिविल सोसाइटी के कारकुनों के लिए, और सोशल मीडिया के लिए इटसेल्फ, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी लटकती हुई तलवार है जो कि पाबंदियां आयद करवा सकती है, खुदा ना खास्ता। तो मेरा ख्याल है कि इसको भांपते हुए जो जहां है वो फेक न्यूज़ के खिलाफ उसको लड़ना पड़ेगा और उसको जो है वो कन्फ्रंट करना पड़ेगा। यू वेरी राइट। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी। फेक न्यूज़ का मुकाबला इस तरह से नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट को स्लो कर दिया जाए या बंदिश कर दी जाए। एक तो फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के तरीक़ों को आवाम में फैलाया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है, पर्टिकुलरली नौजवानों को, और
इट डजंट टेक अ लॉट, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको चाहिए होती है और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये खबर सच्ची है या झूठी है। और फिर सहाफ़ियों का काम है कि फ़ेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए जो सच है वो आवाम के सामने लाएं और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, फैलाया जाए। सो इंफॉर्मेशन पे कदगन या उसको रोक कर फ़ेक न्यूज़ का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट उस रसाई को बढ़ाकर ट्रूली उसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन आई वंडर, वी विश एंड वी होप कि अगली मरतबा ऐसा ना किया जाए, क्योंकि दिसंबर में हुआ, उस पर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म सामने आई, दुनिया भर ने उसका नोटिस लिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी नहीं हैं लोग, उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। इस मरतबा फिर हुआ, पता नहीं इस मरतबा कुछ सबक हासिल किया जाता या नहीं किया जाता। इसी इशू पर थोड़ी देर में हमें फ़खर दुरानी भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अभी एक अच्छी खबर है हमारे पास, तो सोचा आपसे वो शेयर कर लेते हैं। और ये खबर है हमारे पास खेल के मैदान से। एक्चुअली मैनी ऑफ यू मे नॉट नो, लेकिन जकार्ता में हुई है एशियन चैम्पियनशिप और वहाँ पर पाकिस्तानी कशमाला तलत हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर नई तारीख रकम की है। किसमें? शूटिंग में। शानदार कारकर्दगी की बदौलत तारीख इन्होंने इसलिए रकम की है कि पाकिस्तानी शूटर ने पेरिस ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर लिया है और कोटा इवेंट के ज़रिए ओलंपिक्स से क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून एथलीट बन गई हैं। सो कशमाला तलत, बहुत मुबारक हो आपको, टू यू एंड योर फैमिली एंड योर कोचेस। और उनका ये कहना है कि उनके लिए यादगार इवेंट है सर्टनली, और ये मेडल ख़ास अहमियत का हामिल है। सो कशमाला को हम पेरिस ओलंपिक्स तक फॉलो करेंगे और उनको जल्द इंटरव्यू भी करेंगे। लेकिन दिस वाज गुड न्यूज़, सो वी थॉट टू शेयर इट विद यू। वेलकम बैक जी। पीसीबी ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान बना दिया है। इसका बज़ाहिर तो यही मतलब है कि शादाब खान की टीम में वापसी अभी शायद मुमकिन नहीं है या वक्त लगेगा। मोहम्मद रिजवान अब शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेंगे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान याद रहे कि 5 मैचेस पर मुश्तमिल ये T20 सीरीज़ है जो शुरू हो रही है 12 जनवरी को और 21 तक न्यूजीलैंड में ये सीरीज़ जारी रहेगी। पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम शदीद फिटनेस मसाइल का शिकार रही है। पीसीबी हुक्काम को अब इस बात का सर्टनली ख्याल रखना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए सब सीनियर्स फिट रहें। कप्तान, नायब कप्तान समेत सभी को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। 5 मैचेस की ये सीरीज़ है, तो किस तरह से अल्टरनेटिवली खिलाड़ियों को क्या यूज़ भी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फिर ये रिजवान को जो नायब कप्तान अनाउंस किया गया है, क्या ये सिर्फ इस सीरीज़ के लिए है या थ्रू आउट दिस टेन्योर टिल द वर्ल्ड कप वो नायब कप्तान के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे? ये सारा कुछ जानने के लिए हमने ज़हमत दी है डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आलिया साहिबा, वक्त दिया आपने। बताइएगा आप सबसे पहले तो यही सवाल, बहुत आपको पता है ना, वी आर अ लिटिल क्रेजी अबाउट क्रिकेट, सो एवरीबडी इज सो इन्वेस्टेड। मोहम्मद रिजवान को फाइनली नायब कप्तान बनाने का फैसला किया है, तो क्या ये सीरीज़ लिमिटेड है या वर्ल्ड कप तक नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ही रहेंगे? क्या सोचा है पीसीबी ने इस ज़मीन में? जी देखिए, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल में रिजवान की जो अपॉइंटमेंट है वो इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है कि आपको पता है उन्होंने एज ए लीडर, क्योंकि मैं तो उनको बॉर्न लीडर कहती हूँ, तो उन्होंने PSL का टाइटल भी जीता है मुल्तान सुल्तान से और 3 मुसलसल फाइनल्स भी खेले हैं और नेशनल T20 में KPK की तरफ से बतौर कप्तान उन्होंने जितवाया था 2020 में। तो अनऑफिशियली तो अब्दुल्ला हमने सबने देखा है ना कि वो बाबर को भी मशवरे देते थे और उनके लिए रोल मुझे लगता है कि नया नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक वाइटल प्रेजेंस से कहते हैं ना, वो कप्तान को कंफर्टेबल कर सकते हैं टैक्टिकल डिसीजन में और 85 मैचेस का उनको तजुर्बा है। तो आई एम श्योर कि अभी तो ज़ाहिर है इस टीम के लिए अनाउंस हुआ है इन मैचेस के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि ये वर्ल्ड कप तक जो है डेफिनेटली वो होंगे आगे। और उनका जो एक्सपीरियंस है इतना प्रेशियस किस्म का है, वो टॉप परफॉर्मर भी। अभी ये सीरीज के लिए अनाउंस, लेकिन आप यही कह रही हैं कि मोस्ट लाइकली वो वर्ल्ड कप तक नायब कप्तान ही रहेंगे? जी, और सर्टनली उनकी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी निस्बतन, जहां बाकी बहुत से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या समझें कि शादाब खान अब फ्यूचर लीडरशिप के लिए कंसिडर नहीं होंगे फ़िलहाल, या बाद में देखा जाएगा कि उनका क्या करना है? नहीं, देखिए, कोई भी टीम का मुस्तकिल मेंबर उस वक्त तक होता है जब तक कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो शादाब की परफॉर्मेंस की वजह से जब वो टीम में नहीं रहे हैं, तो ये जो मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है
नायब कप्तान, तो उसको बहुत सोच समझ के इसलिए बनाया गया है कि वो प्लेयर होना चाहिए जिसकी जो है वो मुसलसल जगह टीम में हो, जिसके वर्क एथिक्स ऐसे हों। फिटनेस पे आपने देखा है रिजवान बड़ा काम करते हैं, प्लेयर का आपने खुद ही बताया भी, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है, ना ही किसी के ऊपर कोई दरवाजे बंद होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि एक सीरीज बाय सीरीज चीजें चलती हैं। आई एम श्योर कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हैं, चाहे शादाब हो चाहे कोई भी और प्लेयर हो, और कोई भी आदमी मुस्तकिल भी अपनी सीट लिखवा के नहीं आता। आपको पता है ये सब चीजें परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं। कोशिश ये होती है मैनेजमेंट की कि वो प्लेयर जो हैं वो कप्तान और नायब कप्तान रहे जिनकी मुस्तकिल जगह मैक्सिमम टाइम तक टीम के अंदर होती है। तो रिजवान को भी ये जो कप्तान नायब कप्तान बनाया गया उसकी वजह भी यही है कि वो उनके वर्क एथिक्स बड़े ज़बरदस्त हैं, वो अपनी फिटनेस पे बहुत काम करते हैं। और आपको पता है ये दिलेर आदमी बहुत शानदार परफॉर्म किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी, तो यही एक वजह है। बाकी ये कि किसी वक्त भी सीरीज बाय सीरीज चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा, 5 मैचेस की ये सीरीज़ होगी और टीम डायरेक्टर ये इशारा दे चुके हैं आलिया जी कि पीसीबी का प्लान प्रॉब्ली यही लगता है, सीनियर्स को तमाम मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, रेस्ट भी करवाया जाएगा, फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए तमाम मेक श्योर करना है। क्योंकि हमें तो आपको बताया ना, नज़र बड़ी जल्दी लगती है या हम अनफिट बड़ी जल्दी होते हैं, अनफिट ज़्यादा जल्दी होते हैं। अब उसका किसी चीज़ पे भी मलबा डाल दिया जाए तो क्या समझा जाए? बाबर की तरह रिजवान और शाहीन भी तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे, एक आध मैच में कप्तान की तब्दीली भी नजर आ सकती है। देखिए ये तो मैनेजमेंट जो इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है उनका फैसला होगा कि उन्होंने कंडीशंस देख के क्या फैसला करना है या उन्होंने अपनी टीम स्ट्रेटजी क्या बनाई है वो उसके मुताबिक खेलेंगे। कोई ये बात अभी नहीं कही जा सकती कि आप सीनियर्स को बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे आप सीनियर्स को और क्यों बिठाएंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, मैं ये कि साइम अयूब जो है वो रिजवान के साथ ओपन कर लें और बाबर आजम 1 डाउन आ जाए, इस पर तो बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि प्लेयर्स को बिठा दिया जाएगा सीनियर्स को, मुझे तो ये मुमकिनात में से नहीं लग रहा। मगर हम क्या आगे वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर भी लेंगे इस सीरीज़ को, या फिर बस ये सीरीज़ जीतना ही फ़िलहाल हमारा गोल होना चाहिए? देखिए वर्ल्ड कप की तैयारी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट तरीके, लड़के ऊपर नीचे सब कुछ करना पड़ सकता है जी, सब बिल्कुल। और इन चीज़ों को ज़ाहिर है इस पर गौर किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड कप जो है वो आपको पता है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में है। तीसरी बात यह है कि मोहम्मद हफीज बड़ा कीनली चीज़ों को देख रहे हैं। और आपको पता है T20 में हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है और सबकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है कि हम चूँकि टेस्ट सीरीज हारे हैं तो उसके बाद T20 में हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए इंशाल्लाह। तो इस वजह से ये बहुत अहम है। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की भी साथ साथ हो रही है। अच्छा, टेस्ट सीरीज चूँकि हम हारे हैं और आपने जिक्र कर ही दिया है, ज़ाहिर है को हमें अरसे से नहीं जीते तो इस मरतबे भी कोई बहुत जीतने की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस, हमारे फिटनेस इश्यूज़, हमारे फील्डर्स का कैचेस छोड़ना ज़रा मरकज़ी आवाम को तो यही लगा है, क्योंकि हाँ एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ अ क्रिकेट एक्सपर्ट दीज एज इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। सो क्या पीसीबी भी सोच रहा है या मुतमईन है आप लोग, या किसी से जवाबदही का कोई इरादा है, या एटलीस्ट इंक्वायरी हो कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग इन ऑस्ट्रेलिया? अब्दुल्ला देखिए, अगर आप 1996 से कोई टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते हैं ना तो इसका मतलब है कि खराबी तो कहीं ना कहीं है ना, और उस पर काम करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। जो मुझे पॉजिटिव बात लगती है वो ये कि हमारे जो डोमेस्टिक के बॉलर थे, आप देखें उनको चांस मिला तो उन्होंने कई लोगों से बेहतर परफॉर्मेंस दी। तो ये जो है ना, कुछ हमें अपने चीज़ों पे काम करना है, कुछ अपने सिलेक्शन पे काम करना है। और जो आपने खुद ही जिन चीज़ों की निशानदेही की है, जो पूरी कौम जानती है कि जाहिर है कि फिटनेस के इश्यूज भी हैं। और हमारा इशू क्या है देखिए, जिसपे वो ये है कि हमारी कंडीशंस और उनकी कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम उसकी जो अडाप्ट नहीं कर पा रहे, हमें उन चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम फ्यूचर में जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो अंडर 19 है, हमारे शाहीन्स हैं, 18 के टूअर्स हों और उनको एक्सपोजर मिले, तो ऑब्वियसली वो जाके वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। जैसे आमिर जमाल जो है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले खेला, जाके क्लब क्रिकेट खेली, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। और यकीनी तौर पे मोहम्मद हफीज और उनकी टीम जो है ना, ये मुझे बड़ा ट्रस्ट है कि वो जो चेंजेस ला रहे हैं वो बहुत अच्छे आपको नताइज सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिटनेस से फिर याद आए हमें नसीम शाह,
उनसे मुताल्लिक पता लगा है कि वो ज़रा फिट हो चुके हैं, तो क्या पीसीबी को नज़र आ रहा है वो PSL के लिए दस्तयाब हो सकते हैं? यकीनन होंगे, इसीलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया है और वो काम हो रहा है उनके ऊपर। मेरी मुलाकात भी होती रहती है उनसे और वो काफ़ी रिहैब बड़ा अच्छा चल रहा है और दूसरे प्लेयर्स का भी चल रहा है जो खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन किया है, तो उसके ऊपर पीसीबी बहुत काम कर रहा है। मेडिकल टीम बहुत मेहनत कर रही है क्योंकि काफ़ी इश्यूज हैं फिटनेस के, तो नसीम शाह बिल्कुल इंशाल्लाह PSL के लिए अवेलेबल होंगे। आप जब हमारे साथ एज ए तज्जियाकार होती थी आलिया साहिबा, तो बहुत दफ़ा इस बारे में भी बात हुई है कि कैचेस विन द मैचेस, और अभी हमने बहुत सारे फील्डिंग के इश्यूज देखे, कैचेस छोड़े हैं और फील्डिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल भी होती है। एज एन बैटर्स बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बॉलर्स बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, और अगर किसी को वाकई अच्छा फील्डर बनना है तो उसको इंडिविजुअली अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इस बारे में पीसीबी ने कोई प्रोग्राम तरतीब दिया है? बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ फील्डिंग कोच, मतलब क्या सोचा है आगे फील्डिंग के लिए? ये सीरीज कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हफीज जो है वो आके काफ़ी सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा, फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है, और बस एक चीज़ है, मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा उस पर जोर देती रही हूँ कि आपकी जो परसू ऑफ ग्रेटनेस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि उसने कहाँ तक ऊपर जाना है, तो ये प्लेयर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है और जो उनको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ों इस पे काम हो रहा है और बहुत अच्छे नताइज देखने को। और ग्रांट ब्रैडमैन जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा हाफिज कह चुके हैं, अब उनकी जगह क्या सोचा है? कोई मुतबादिल नाम जहन में है या जो लोग हैं अभी मौजूद काम कर रहे हैं वही लीडरशिप रोल में नज़र आएंगे हमें? अच्छा हुआ आपने अब्दुल्ला ये सवाल कर लिया। उसकी वजह यह है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मिकी आर्थर जो थे वो टीम डायरेक्टर थे, मोहम्मद हफीज भी टीम डायरेक्टर हैं, लेकिन मिकी आर्थर चूंकि फिजिकली दूर थे, वो इंग्लैंड में दूसरी काउंटी के साथ काम कर रहे थे, तो इसलिए उनकी जगह उन्होंने ब्रैडबर्न को हेड कोच रख दिया था कि मेरी प्रेजेंस में वो काम आप करें। तो इस वजह से उनकी जगह किसी और को रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद हफीज़ एज टीम डायरेक्टर मौजूद हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो अभी जो है मोहम्मद हफीज़ ही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, अभी कोई उनकी जगह मुतबादिल कोई नाम आप लोगों के जहन में नहीं है? ज़रूरत नहीं है ना, बाकी कोचेस तो साथ हैं, बाकी कोचेस साथ हैं। चलिए जी, वंडरफुल, थैंक यू आलिया जी फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग वंस अगेन। बहुत से सवालों के जवाब आपने दिए, आई एम श्योर कुछ क्लैरिटी आई होगी, और जिन लोगों के जहन में ये सवाल था कि फ़िलहाल तो इस सीरीज़ के लिए ही उन्होंने कहा कि अनाउंस किया गया है मोहम्मद रिजवान को, लेकिन मोस्ट लाइकली वो वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेंगे एज आ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। अभी आगे बढ़ेंगे, मौसम की बात करेंगे। भाई हमने तो शुरू में ये कहा था कि लाहौर में लोग कह रहे हैं कि सर्दी कोई ज़ाती दुश्मनी पर उतर आई है। एक्चुअली पीपल आर राइटिंग टू अस कि सर्बिया जैसा माहौल क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया है? सो हम इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि चंद दिन से सोशल मीडिया पर ऐसे पैगामात भी शेयर हो रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में सख्त सर्दी पड़ने वाली है। वैसे लाहौर की हद तक तो ये सच साबित हो ही गया है, बाकी इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि सब कुछ जाम होकर रह जाएगा। 12 से 15 जनवरी की रातें पाकिस्तान की 100 साला तारीख की सर्द तरीन रातें और दिन हो सकते हैं। लेट्स सी, अभी तो 12 जनवरी आनी है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दिन या रात को बर्फबारी भी हो सकती है, और वो भी मुल्तान से पिंडी तक। ये क्या है भाई? गैर ज़रूरी तौर पर लोग घरों से बाहर ना निकलें। ये वो जो फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ना, पूरे मैसेजेस मुरतब करके एक से आगे दूसरे से तीसरा, और ये पूरे ख़ानदान और फिर ख़ानदान के बाद महल्ला और महल्ले के बाद पूरी कॉलोनी में फैल रहे हैं। सो हमने सोचा इसका हम पता लगाएं। DG मेट महर साहबजाद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया मेहर साहब। काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है कि भाई बड़ी वार्निंग्स हैं इनफैक्ट उसमें कि 12 जनवरी से मुल्क भर में सर्दी की एक ऐसी लहर आ जाएगी जो सब कुछ जाम करके रख देगी, शहरों में बर्फबारी होगी। सो सर, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल कोई ऐसा इम्कान नहीं है। ये सब ऐसे एक फेक खबर चलाई जा रही है। किसी ने वो एक बना के ख़बर तो उसको चला दिया है। देखें, सर्दी का मौसम है, अभी तक भी इस्लामाबाद में वो टेम्परेचर नहीं हुए जो पहले होते थे।
-4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जनवरी के महीने में इस्लामाबाद का जा चुका है, लेकिन अभी तक आज तक जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। ठंड आ सकती है, लेकिन ऐसी बात जो कुछ शहरों में यानी मैदानी इलाके कुछ शहर हैं उनमें बर्फ़बारी होगी, ये सारा कुछ झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहाड़ों पे जो इंतहाई शुमाली इलाका जाते हैं, बल्कि उन दिनों वहाँ पे भी इम्कान तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो कोई यानी वहाँ पे कोई हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। लेकिन इस्लामाबाद या ये हमारे पंजाब के शहर जो हैं या सिंध के जो उसमें लिखे हुए हैं शहर के, जी वहाँ पे बर्फ़बारी होगी, ऐसा कोई इम्कान नहीं। अच्छा चलिए, आने वाले दिनों से मुताल्लिक़ वार्निंग्स अगर गलत भी हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग ज़रूर कहते नज़र आ रहे हैं, पर्टिकुलरली लाहौर सराउंडिंग्स में, कि इस दफ़ा सर्दी बहुत है, मामूल से ज़्यादा लग रही है। तो क्या गुज़श्ता सालों के मुकाबले में ये जनवरी ज़्यादा ठंडा है या लग रहा है बस लोगों को? बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं बताऊं कि क्लाइमेट चेंज के ज़ेरे असर पिछला साल भी जो गुज़रा है 2023, वो पूरी दुनिया में गर्म तरीन साल गुज़रा है। अभी तक भी जो मैं अपने रिकॉर्डेड टेम्परेचर देख रहा हूँ वो टेम्परेचर अभी तक नहीं हुए, यानी आप कह सकते हैं कि जनवरी का पहला हफ़्ता अमूमन मनफी टेम्परेचर में जाता था, -1 इस्लामाबाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक आज जो था 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आने वाले दिनों में भी अगर 0 चला जाए या -1 चला जाए तो वो कोई इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, बल्कि मेरे लिहाज से ये टेम्परेचर अभी जो है वो आप कह लें कि ज़्यादा है, तकरीबन जो नॉर्मल या जा रहे हैं वो तकरीबन ज़्यादा हैं। तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर से ठंड हो भी सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन इसमें जो बर्फ़बारी या उसका कोई इम्कान नहीं। सो भाई बहुत शुक्रिया डीजी मेट साहब, मेहर साहब खान साहब। सर्दी हर दफ़ा ही होती है, इस दफ़ा शायद ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या फिर वाकई जनवरी में तो ठंड हो ही जाती है। हर दफ़ा ही हम कहते हैं कि भाई गर्मी पड़ रही हो या सर्दी लग रही हो, कि भाई पहले ऐसी सर्दी नहीं पड़ी या पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन येस इट इज़ वेरी कोल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली मैदानी इलाके जो हैं पंजाब के और इस्लामाबाद एंड अपवर्ड्स इन द नॉर्थ। और स्कूल के बच्चे जो हैं, आपको पता है वो ज़रा, स्कूल तो दोबारा खुलने ही हैं, सो खुल गए हैं। पंजाब में तो टाइम एक्सटेंड किया गया है, एज इन 9:30 बजे अब स्कूल लगेंगे। सो इज़ इट बेनिफिटिंग यू? सिंध में भी 8:30 बजे, वैसे मैं तो सुबह सुबह ही छोड़ के आया हूँ, भी टाइम नहीं बदला। सो यस, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू एंड योर किड्स, एज इन उनके स्कूल के टाइमिंग, ये आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या आपका ख्याल है कि थोड़े दिन और स्कूल बंद रहने चाहिए थे? राइट इन टू अस एट जियो पाकिस्तान TV ऑन X। क्वेटा और गिरदोनवा के खूबसूरत मनाजिर हमने आपको, खूबसूरत क्या, खून जमा देने वाली सर्दी है। हन्ना झील के कुछ विजुअल सामने आए हैं जिसमें झील अब जमना शुरू हो गई है। देखिए जी, ये झील है जो कि जिस पे पानी जो है अब बर्फ़ बनना शुरू हो चुका है। लेकिन चलिए, एक तो ये ख़बर है, लेकिन मुझे ज़्यादा दुख उस प्लास्टिक गार्बेज कचरे पर हो रहा है जो इन विजुअल्स में आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ सैड रियलिटी। हम जहाँ भी जाएं, हम खुद ही हैं ना जो ये कचरा डाल रहे हैं झीलों में, इन आबी ज़खायर को आलूदा कर रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलें आपको नज़र आएंगी, जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आएंगे। कौन आ रहा है? कोई खलाई मखलूक तो है नहीं जो इन झीलों में कूड़ा डाल रही है या इनको आलूदा कर रही है। सो दिस इज़ अस एंड दिस इज़ आवर रियलिटी। इस पर पता नहीं, अब अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि अब कौन सी कोई नई बात है ये दूसरे विजुअल्स। भाई ये क्या है? गैस करें क्या है? ये दूध है तो अब जो जम गया है। सो यस, इतनी ठंड है कोयटा में कि अब दूध जमना शुरू हो गया है। एंड पीपल आर यू नो गोइंग थ्रू अ लॉट, बिकॉज उस तरह से सहूलियात भी तो नहीं है ना हमारे लोगों के पास, ना हमारे घर सेंट्रली हीटेड होते हैं, ना हमारे पास अदरवाइज गैस तो पता नहीं हुआ करती थी कहीं लोग। मैं बरसों तरसों खबर सुन रहा था कि घरेलू सारिफीन को, इनफैक्ट पढ़ ही रहा था खुद ही, कि घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी तरजीह है, बिला तातुल गैस की फराहमी हमारी तरजीह है। वो बता रहे थे कि कोई CNG वगैरह पे बंदिश रहेगी। सो घरेलू सारिफीन की बात करें, मैं भी हूँ, महीनों से चूल्हों ने मुंह नहीं देखा है गैस का। सो कौन से घरेलू सारिफीन हैं जिन्हें बिला तातुल गैस मिल रही है? होंगे आई एम श्योर कुछ, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके यहाँ कोई सीन ही नहीं है गैस वैस का। एनीहाउ, कराची और इसके पुराने मसलों पे बात करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आज सुबह लुट गए हैं अपने घर के बाहर ही, हमाद उनका नाम है। सो 2 मोबाइल आए, 2 मोबाइल और वॉलेट वगैरह बस्ता सब उठा के ले गए। सो इट इज़ अ ट्रेजेडी
कि हम इतना कैजुअली ये बात कर देते हैं या कराची में रहने वाले ये बता देते हैं और फिर इससे गुजर जाते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इट इज़ इंडीड अ ट्रेजेडी। कराची में स्ट्रीट क्राइम ने पहले ही शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना रखी है, ऊपर से भत्ताखोर गिरोह भी दोबारा सरगर्म हो गए हैं। बगदादी थाने की हुदूद लियारी मूसा लेन में दुकानदार से गैर मुल्की फ़ोन नंबर से भत्ते का मुतालबा किया गया है। कॉलर ने खुद को लियारी गैंग वॉर का एक ग्रुप का कारिंदा जाहिर किया। यही नहीं है, दुकान पर फायरिंग भी की गई। भत्ताखोरी के ऊपर नीचे वाक़यात ने कारोबारी और ताजिर तबके को सख्त खौफज़दा कर दिया है। भत्ताखोर गिरोहों के दोबारा सर उठाने का सबूत ये है कि सिर्फ पिछले एक माह में भत्ताखोरी के 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल 60 से ज़ायद भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज किए गए थे। भत्ताखोरी ही की वजह से एक माह के दौरान शहर में 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इमेजिन। सो हॉलनाक टाइम्स आपको याद है ना, कराची में भत्ताखोरी और वो रैपर में या कागज़ में गोलियां लिपटी भी आती थीं और फिर सिर्फ धमकियां नहीं होती थीं, लोग मारे भी जाते थे। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भत्ताखोरी की इस लानत पर फौरी कार्रवाई ना की तो शहर में एक बार फिर खुदा न खास्ता कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म होने का खदशा है और कराची दोबारा इन वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ, कुछ ज़ाहिर हमारे भी दोस्त हैं जो कारोबारी बिरादरी से मुंसलिक हैं, उनके कुछ जानने वालों को इसी तरह धमकियां मौसूल होना, पर्चियां आना शुरू हो गई हैं। सो कितने वाक़यात अब तक इस साल में रिपोर्ट हो चुके हैं अक्रॉस द सिटी? अब्दुल्ला, देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपने बहुत अच्छी मिसाल दी स्ट्रीट क्राइम की कि कराची में स्ट्रीट क्राइम अब बहुत ज़्यादा हो गया है। माजी में इसी तरह भत्ताखोरी के जो वाक़यात थे वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते थे, फिर उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ की और उसे काफ़ी हद तक कम किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब दोबारा से भत्ताखोरी के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उनमें जो है वो इंटरनेशनल नंबर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या पुलिस हो या स्पेसिफिक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पुलिस का, जिसका ये काम है कि वो भत्ताखोरी के वाक़यात पर कड़ी नज़र रखे और उस पर फौरी कार्रवाई करे, वो बर वक्त कार्रवाई करे, तो ही जो है इस तरह के वाक़यात में दोबारा से कमी आ सकती है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 50 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि उन वाक़यात में बेशतर ऐसे ज़ाती नौयत की कॉल्स होती हैं या ज़ाती नौयत के मसले होते हैं कि जिनकी वजह से धमकियाँ दी जाती हैं और धमकियों के बाद वो मामला जो है वो भत्ताखोरी के नहीं होते। लेकिन आपको बताएं कि 24 के करीब ऐसे वाक़यात थे जो हैं वो भत्ताखोरी की वजह से हुए या फिर उसकी वजह से जो है वो पुलिस को बाकायदा इस पर FIR भी हुई है। तो ये वाक़यात गुज़िश्ता साल के थे। अब जो है वो 2 रोज़ कबल लियारी के इलाके में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है और ये 2 रोज़ कबल लियारी में पहला वाक़या नहीं है। लियारी में मुतादिद बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। लियारी गैंग वॉर के नामों से जो है वो इस तरह की कॉल्स आती हैं, कभी वसीउल्लाह ग्रुप के नामों से आती है, कभी बाबा लाडला के नाम से आती है कि जो है वो आप जो है वो इतनी रकम अदा करें वरना आप पर जो है वो हम फायरिंग करेंगे। तो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट और फिर फायरिंग भी होती है। हुआ कि 2 रोज़ ये भी होता है ना, पहले सिर्फ धमकी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले धमकी दी गई, धमकी को लोग या तो सीरियस नहीं लेते हैं और अगर सीरियस लेते भी हैं, पुलिस को इतला भी देते तो पुलिस उसको सीरियस नहीं लेती है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद फौरी तौर पर हमने ये देखा कि जो ये लियारी मूसा लाइन वाला जो वाक़या है इसमें भी इसी तरह हुआ कि एक फ़ोन कॉल आई है इंटरनेशनल नंबर से, उसके बाद बाकायदा फायरिंग की गई और ये कोई 1-2 फायर नहीं किए गए हैं। शाम का वक्त था, जब हम इन दुकानदारों से मिले हैं तो उनकी जानिब से हमें बताया गया कि लाइट मौजूद नहीं थी और अंधेरे में जो है वो एक 125 आई है और 125 में 2 अफराद सवार थे और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके यहाँ से फरार हुए। 7 फायर किए गए हैं, पुलिस की जानिब से खोल इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये जो केस है ये बगदादी थाने में दर्ज हुआ है और इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो CIA का है उसे मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन CIA शहर के अंदर जो है वो काम हमें करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसका बेसिकली जो SAU का काम है वो ये है कि भत्ताखोरी का वाक़या जैसे ही रिपोर्ट हो, जैसे ही उसकी सेक्शन लगे और उनको जो तफ्तीश है वो मुंतकिल की जाए तो उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से लोग बड़े मायूस नज़र आते हैं। जब हम लियारी के इन दुकानदारों से मिले, उनसे पूछा कि क्या पुलिस ने आपके लिए क्या कार्रवाई की, किस तरह कार्रवाई की, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि पहले तो हम ये सोच रहे थे कि आया ये मामला पुलिस को बताया भी जाए या नहीं बताया जाए। तो ये इस तरह के वाक़यात जब तक प्रॉपर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तब तक जो है वो ये वाक़यात मज़ीद रुकने का नाम नहीं लेंगे। जबकि लोगों से जब हम ये बात करते हैं या जितने भी दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो इसलिए भी डरते हैं कि आया पुलिस को या इलाकाई थाने को हम ये बताते हैं तो उसके बाद कार्रवाई
क्या होगी? क्या उस कार्रवाई के अंदर जो मुतलका लोग हैं उनको पता नहीं चल जाएगा क्या उस हवाले से? क्योंकि जो कॉल मौसूल होती हैं या जो गोलियों के साथ पर्चियाँ मौसूल होती हैं उसमें बाकायदा ये दर्ज होता है कि फ़लाँ थाना तुम्हें लगता है और फ़लाँ थाना में फ़लाँ लोग हैं, अगर आपने इसको मज़ीद बताया या किसी से इन्फॉर्म किया तो इसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी। ये चले थाने की सतह पर तो शायद उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा होगा, लेकिन अदरवाइज आला पुलिस अफसरान, इलाके के DIGs, फिर पुलिस के IG, AIG, ये क्या कर रहे हैं? इनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? एक तो स्ट्रीट क्राइम बेलगाम, लिटरली बेलगाम हो चुके हैं। अब जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं शहर में, हर रोज़ दर्जनों वाक़यात हो रहे हैं और अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी टेंशन होनी चाहिए पुलिस वालों को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस मामले पर रोकथाम की गई थी। दिस वॉज नॉट ए ईजी टास्क। अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि रेंजर्स से भी हम ये सवाल करते हैं कि रेंजर्स इस शहर में जब आई थी तो उसकी जानिब से ये कहा गया था कि बड़े जो हीनियस क्राइम हैं उनके लिए रेंजर्स को इस शहर में मुतारिफ़ करवाया गया है और रेंजर्स उस पर काम करे और बहुत अच्छा काम किया रेंजर्स की जानिब से। शहर में जो है इस तरह के वाक़यात को कमी लाई गई, लेकिन अब रेंजर्स भी जो है वो इस तरह के मामला पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है। शायद ये मामला कम हो गए तो इसलिए नहीं करती है, लेकिन आपको बताएं कि शहर में जितने भी बड़े ताजिर हैं वो इस हवाले से परेशान हैं। लियारी ओल्ड सिटी एरिया हो या फिर औरंगी या लांडी के इस तरह के इलाके हों जहां छोटे मोटे ताजर मौजूद हैं, उनको इस तरह की कॉल्स मौसूल होती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर रेंजर्स और पुलिस का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो स्पेसिफिक इसके लिए काम करता है वो प्रॉपर काम करे, जब उनको तफ्तीश इसकी मुंतकिल होती है तो वो उस पर उसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाए। इस इशू को शायद हुक्काम पता नहीं सीरियस ले नहीं रहे थे, लेकिन अब ये मामला सीरियस बन चुका है। ये भत्ताखोरी वाला इशू जो होता था, कराची ने भुगता है ये, चाहे वो फ़ोन कॉल्स की सूरत में हो या पर्चियाँ मिलने की सूरत में हो, ये दोबारा हो रहे हैं वाक़यात। थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। सो होपफुली पुलिस हुकाम और रेंजर्स के हुकाम, जिनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पुलिस की है शहर में कानून नाफिज करने की और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने की, वो इस मामले पे दोबारा संजीदगी से गौर करें और दोबारा इसको सर उठाने से रोकें किसी भी तौर। अभी सियासी बातें हो जाएं। ज़्यादातर तो कौन सी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी की खबरें होती हैं, PTI की खबरें होती हैं, मुस्लिम लीग नून जो कि बड़ी कॉन्फिडेंट है या अपनी तरफ से हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है, उनकी खबरें भी नहीं होती हैं। दे आर प्रॉब्ली आई डोंट नो जस्ट हाइडिंग समवेयर और नहीं है मुतहर्रिक वो लोग। उनकी कोई कैंपेन, कोई बड़ा जलसा, कुछ भी एक आध का नाम ले लेते हैं, मगर उनकी लीडरशिप खुद भी मानती है कि जिस तरह इस वक्त हमारा पार्टी का मोमेंटम होना चाहिए था वो नहीं है। लेट्स सी कि उनको कितना नुकसान होता है या पता नहीं आगे चलकर कैचअप कर पाते हैं, लेकिन अदर पार्टीज आर मेकिंग हेडलाइंस। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को मुश्किल हालात का सामना है। सर्टनली इंतखाबात चंद रोज़ की दूरी पर हैं और बानी PTI जेल में हैं। ऐसे में PTI की जानिब से दूसरी सियासी जमातों से बातचीत की कोशिशों के इशारे मिले। अब पिछले दिनों PTI के सेनेटर वसीम शहजाद ने कुछ तजवीज़ दी थी, आपको याद कराते हैं क्या कहा था कि इन तमाम चीज़ों को मरहूद खातिर रखते हुए हमें आगे की राह मुतय्यन करनी होगी। चेयरमैन साहब, हर मैदान उसके अपने खदोखाल होते हैं, उसका अपना एक तरीकाकार होता है। अब खेलों के मैदान देख लें, क्रिकेट का मैदान और होगा, बेसबॉल का और होगा, हॉकी का और होगा। इसी तरह जो सियासी मैदान है ये एक बड़ा पेचीदा मैदान है, इसके अपने पेचोखम हैं। यहाँ पर भी मद्देनजर आते हैं चेयरमैन साहब, और हम देखते हैं कि यहाँ नसीब और रकीब बदलते रहते हैं, यहाँ लोग और रोग आते जाते रहते हैं। यहाँ कभी गालियाँ होती हैं और कभी तालियाँ होती हैं, यहाँ कभी वाह वाह होती है, कभी आ होती है। यहाँ कोई हालात का कैदी है और कोई वक्त में कैद हुआ है, वक्त में मुक़य्यद है। मुस्लिम लीग नून तो फिलहाल नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी PTI के बारे में कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर शो करती रहती है। दोनों जमातें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा मुश्तरका मुतालबा भी करती दिखाई देती हैं। बिलावल भुट्टो मुज़ाकरात के हामी ज़रूर हैं, लेकिन जो शर्तें जो इन्होंने इज़हार ख्याल किया वो ऐसी गलत भी नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं PTI की इस रीसेंट पेशकश के बारे में। जब हम कहते थे कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है,
आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करें, तो अब खान साहब को वही करनी चाहिए। इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए और उसी का किया हुआ जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया अब वो खुद भुगत रहा है। आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करें और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करें, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफरत की सियासत को, ज़ाती अना की सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर सकें। तहरीक इंसाफ की बातचीत की पेशकश बजा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गलतियों, जो माजी की गलतियां हैं, उनका एतराफ़ भी करने में कोई हर्ज नहीं है। सियासी जमातों को इतना तो यकीन होना चाहिए कि बानी PTI भी अब समझ चुके हैं कि मुल्क आगे चलाना है तो सबको मिलजुल कर आगे चलना पड़ेगा, और ये यकीन दिलाने के लिए माजी की गलतियों का एतराफ़ ज़रूरी है। लेकिन चंद दिन पहले जो हेयरिंग से मुताल्लिक उनकी खबर आई थी ना, जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुताल्लिक बानी PTI ने इज़हार ख़याल किया था, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था, ये इत्तला आई थी, खबर रिपोर्ट हुई थी कि भाई वो गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं जब दोबारा जीतूँगा तो सब पर आर्टिकल 6 लगाऊँगा। सो अब पता नहीं कुछ चेंज आया है या नहीं आया है, लेट्स सी क्या होता है। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया भट्टी साहब। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम की जानिब से सेनेट में ये तजवीज़ सामने आई थी कि भाई तमाम जमातों को बैठना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। कैसी लगी आपको ये तजवीज़? बहुत अच्छी तजवीज़ है, बल्कि अगर इसको ये कहें कि गलत मौके पे सही तजवीज़ है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बात आगे बढ़ाने से पहले मैं वसीम शहजाद साहब से पूछना चाहूँगा, या शहजाद वसीम साहब से, कि क्या इमरान खान साहब से उन्होंने ये पूछा है जो कुछ उन्होंने कहा है? लिहाजा वसीम शहजाद या शहजाद वसीम साहब की कोई अहमियत नहीं। अगर इमरान खान साहब से के मुँह से ये बात निकलेगी तो फिर बहुत अच्छी बात लगेगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्यों कहा है कि गलत मौके पे ये सही बात है कि इस वक्त, हालांकि ये वक्त हालात का तकाजा है कि सारे इकट्ठे बैठे, तमाम स्टेक होल्डर जो मुल्क के हैं, क्योंकि मुल्क बहुत मुश्किल में है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि सारे बैठ पाएंगे, क्योंकि 9 मई हो चुका है और 9 मई के साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक जारी हैं। अच्छा, अब नाअहली वाला मामला देख लें तो ये पता चलता है कि अदलिया भी अपनी गलतियाँ मान रही है। फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी ऐसे रिमार्क सामने आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये बात कह चुकी है, लेकिन PTI अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि कह रही हो कि उनका किरदार कहाँ गलत रहा है। तो आपके मुताबिक क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो बिल्कुल ठीक रहे हैं, वो हक़ और सच की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी प्रिसाइसली वो बिल्कुल जायज़ थी, या वो अपने अंदाज़े सियासत और जिस तरह की उन्होंने साल हा साल सियासत की है उस पर नज़रसानी करेंगे? तहरीक इंसाफ को तो एक तरफ रखें। ये आपने क्या कहा है कि नाअहली ताहियात नाअहली ख़त्म हुई, जो 7 रुकनी बेंच ने ख़त्म की, तो अदलिया ने अपने गलती मानी। कौन सी अदलिया ने गलती की थी? एक सियासतदान, एक हुक्मरान अगर झूठा निकले, करप्ट निकले, दयानतदार ना निकले, अमानतदार ना निकले, ये कौन सी गलती? ये एक स्याह फैसला है, अफसोसनाक फ़ैसला है, शर्मनाक फ़ैसला है, और ये गलती दुरुस्त नहीं हुई। ये तौबा के दरवाज़े खुल गए हैं, लेकिन किन के लिए? इलीट क्लास के लिए, तबका अशराफिया के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीब शक में भी अंदर रहेगा तो 5-5, 6-6 साल अंदर रह सकता है, उम्र कैद हो सकती है। अमीर आदमी के लिए तौबा के दरवाज़े खुल गए हैं। तो ये बहुत एक अजीबो गरीब फ़ैसला है और इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट पड़ेंगे मुल्क पर। आई एम श्योर कि आप ज़रा तफसील से उसे पढ़ेंगे तो उसकी बहुत सी वजूहात आपकी भी अल्टीमेटली समझ में आ जाएंगी। भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ की डायलॉग की बात पर बिलावल भुट्टो ने खुलकर रिस्पॉन्स दिया और कहा है कि बातचीत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ पहले तौबा करे और फिर बात देखते हैं कि आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। सर, ये शर्त रखना जायज़ है वैसे? सॉर्ट ऑफ बिल्कुल गलत है।
बिलावल भुट्टो ने जो कुछ अब तक किया, या आसफ अली जरदारी साहब ने जो कुछ किया, या पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, बहुत लंबी फहरिस्त है लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। क्या उस पर उन्होंने तौबा की है? कैसी बातें करते हैं, तौबा करें तो फिर हमारी तरफ, आप बड़े सेंट हैं, आप बड़े पाकबाज हैं, आप बड़े साफ़ हैं। बराए मेहरबानी सियासत को सियासत रहने दें। आप अपने लिए लगे हुए लगे रहें, तहरीक इंसाफ अपने केस भुगत रही है, भुगती रहेगी। तौबा करें और इनके साथ मिलें, ये नेक काफिला जा रहा है मंजिल पर और मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अजीब व गरीब बयान देते हैं, और जिसकी कोई, और मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो अब तक ये बयान देकर भूल चुके होंगे कि किसको उन्होंने कहा था तौबा करें। शुक्रिया भट्टी साहब। मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, आप बड़े नेक हैं, पाकबाजी मुझे नहीं कह रहे थे, दीगर सियासी जमातों को कह रहे थे जिन्होंने शर्त रखी है सियासतदानों को। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम इंटरनेट की बंदिश पे बात कर रहे थे जो संडे को पूरे मुल्क में शाम में सबने एक्सपीरियंस की, एंड लिटरली ये शर्मनाक बात है। दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनता है इस किस्म की हरकतों से, और इस पे हम तफसीली बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इंटरनेट बंदिश और उसके बाद सूरत हाल जो बनती है, मतलब तनकीद का सामना तो करना पड़ता ही है हर तरफ से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़खर। एक मरतबा फिर एक सियासी जमात की ऑनलाइन एक्टिविटी, एक मरतबा फिर मुल्क में सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट जाम, इस तरह से जो इक़दामात किए जाते हैं, आपको लगता है हुक्काम अपना फ़ायदा कर रहे हैं या उल्टा बैकफायर कर रहे हैं ये इक़दामात? देखिए, फ़ायदा और नुकसान जो है ये एक लंबी डिबेट है कि हुकूमत का इसमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हाँ, अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत के ऊपर काफ़ी इस तरह के इक़दामात से क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखें कि ये जिस सियासी जमात का आप हवाला दे रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी थी और ये उस टाइम जो है ये इंटरनेट बंद किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि ये जिस जमात की एक्टिविटी थी, ये जो इंटरनेट जैम करने के जो औज़ार हैं या जो टूल्स हैं, ये भी उसी जमात की हुकूमत के दौरान ही ये परचेज़ किए गए थे। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम जो PTA ने एक जो सॉफ्टवेयर था, एक कनाडा बेस्ड कंपनी है सैंडवाइन, उससे सॉफ्टवेयर ख़रीदा था DPI, डीप पॉकेट इंस्पेक्शन के नाम से। अच्छा, ये जो DPI है, डीप पॉकेट इंस्पेक्शन, ये करता क्या है कि ये जो आपकी मेन इंटरनेट जो सर्वर्स हैं उसमें जाके ये थ्रॉटल कर देता है जो भी ट्रैफिक आ रही होती है सोशल मीडिया के हवाले से। तो ये इस तरह जो PTA है इसको सोशल मीडिया की जो बैंडविड्थ है उसको स्लो डाउन कर देता है, और इससे फिर जो ओवरऑल जो आपके सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, ओपन नहीं होती, और इस तरह के ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या जो पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं, ये थैंक्स टू PTA और इमरान खान, ये उनकी हुकूमत में ये तमाम तर जो सॉफ्टवेयर थे वो ख़रीदे गए थे। आज पूरा पाकिस्तान उसको भुगत रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तभी ये तमाम मामला शुरू किया गया या उसका इक्विपमेंट ख़रीदा गया। चलिए, अब तो नुकसान सभी को हो रहा है, पाकिस्तान को इनफैक्ट नुकसान हो रहा है, किसी एक जमात की क्या बात करें। अब इलेक्शन में एक बार रह गया है, उससे भी कम ऑनलाइन सियासी एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है बढ़ेंगी, तमाम सियासी जमातें कोशिश करेंगी। क्या ये ख़दशा दुरुस्त है हमारा कि सोशल मीडिया बंदिश एक मामूल बनने जा रही है आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है, मैं आपसे इस पे एग्री करता हूँ कि ये आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में भी हम ये इस तरह की जो इंटरनेट बंदिश है, जो टारगेटेड जो बंदिश होती है ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, उसके लिए अब ये हुकूमत को स्लो डाउन करना या उसको बंद करना या जैम करना ये अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब ये हुकूमत जब भी चाहेगी, ये आज अगर PTI है इस टारगेट के ऊपर, कल को कोई और भी सियासी जमात हो सकती है, लेकिन अब जो हुकूमत के पास ये टूल्स भी हैं और तमाम तर रिसोर्सेज भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अब हुकूमत आने वाले दिनों में इन इलेक्शंस में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी देखेंगे कि आप इस तरह की हुकूमती जो कार्रवाइयाँ हैं मामूल का हिस्सा बन जाएंगी। ट्रेजेडी। अब जहां आज़ादी इज़हार राय की बात है, सब मानते हैं कि हर जमात को मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए, वहीं ये भी ज़रूरी है कि किसी को फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा ना करने दिया जाए। तो ये बैलेंस फिर बनाना बड़ा मुश्किल काम है वैसे।
बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बैलेंस तो देखें मुश्किल होगा, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है वो हमेशा 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू जो एक फैक्ट बेस्ड और जो सच्ची खबर है। ज़्यादातर आजकल जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, जो प्रोपेगेंडा बेस्ड खबरें फैलाई जा रही हैं, वो एक ख़ास जमात से रग़बत रखने वाले या जो ज़्यादा उनके साथ एसोसिएट हैं, वो दिन रात इस तरह की फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा बेस्ड ख़बरें जो है वो फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उसका जो मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन जो हल है या सलूशन है उसकी बैलेंस करने के हवाले से, वो ये है कि ये पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, कम्युनिटी है, वो इस तरह की जो फैलाई गई फ़ेक न्यूज़ हैं उनको फैक्ट चेक किया करें और उसके बाद कॉन्फ्रंट करें ऐसे लोगों को। और इस तरह की जो काली भेड़ें हैं जो सहाफ़त के अंदर घुसी हुई हैं, जो झूठी खबरें फैला के किसी मखसूस सियासी जमात का प्रोपेगेंडा को आगे फैलाती हैं, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए और उनको हमेशा बता के कि ये शख्स या ये फ़लाँ सहाफ़ी जो है वो झूठी खबरें फैलाता है और बग़ैर कोई तहकीकात किए, बग़ैर फैक्ट्स चेक किए हुए ये आगे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको फैलाता है। जब तक हम सहाफ़ी ये इकट्ठे होकर ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडा बेस्ड सहाफ़ी हैं या जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनको नहीं एक्सपोज करेंगे अवाम के सामने, तब तक ये मैं समझता हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ का ट्रेंड है ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के दौर में ये बड़ा मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर दुरानी। ट्रू, ये सहाफ़ियों की ही अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ है इसका पर्दा चाक किया जाए, तहकीक की जाए, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बहुत से ऑनलाइन टूल्स अब अवेलेबल हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सोर्सेस चेक किए जा सकते हैं, कहाँ से खबर ओरिजिनेट हुई है वो चेक किया जा सकता है। बट जियो फैक्ट चेक एक हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी प्रोपेगेंडा बेस्ड झूठी खबरों का पर्दा चाक होता हुआ नजर आएगा। इसराइल को गज़ा पर बम बरसाते और सफ़ाकाना हमले करते 3 माह हो गए हैं। इस दौरान 10,000 बच्चों समेत 29,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में भी इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी भी जारी है। गज़ा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 2 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। गज़ा में 17 अक्टूबर से अब तक 7 अक्टूबर से रादर अब तक 112 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं और ये सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहिमत भी नहीं टूटी है। गज़ा में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 510 हो गई है और आए रोज़ इसराइली फ़ौजी भी हमास का निशाना बन रहे हैं। यूरोपियन मेन स्ट्रीम मीडिया और दीगर ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा शहरी हलाकतों की शरह गज़ा में देखी गई है। इसराइल की हिमायत करने वाले भी अब कुछ शायद आई होप के परेशान हों। अमेरिका ने इसराइल को ख़बरदार करते हुए कहा है कि वो हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ बराह रास्त जंग से गुरेज करे। गज़ा जंग से मुताल्लिक़ बरतानवी और जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली आई है। बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा ने गज़ा में पायदार जंग बंदी का मुश्तरका मुतालबा किया है। यही नहीं, ख़ुद इसराइली वज़ीर आज़म की इसराइल के अंदर से भी मुखालफत अब ज़ोर पकड़ रही है। उधर अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए जो कैंपेन है वहाँ भी उनके कैंडिडेट से सवालात पूछे जा रहे हैं। सीनियर अरब सहाफ़ी खालिद अल मीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, 3 माह हो चुके हैं गज़ा पर इसराइल के मुसलसल हमलों को। बताया जा रहा है कि शहर अब काबिल रिहाइश भी नहीं रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अपने सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जंग नहीं रुकवाई जा रही है। क्या नज़र आ रहा है आपको आने वाले हफ्तों और आने वाले महीनों में मंजरनामा तश्कील होता हुआ? ये जंग नहीं रुक रही है क्योंकि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और सब दूसरे जो मुल्क यूरोप के हैं उन्होंने सीज फायर को जो रेजोल्यूशंस आए थे इनिशियली यूएसए अपोज्ड इट, उसके और ब्रिटेन जिनके ये ऋषि सुनाक जो है उन्होंने अपोज किया। फिर 2-3 रेजोल्यूशंस में वाटर डाउन रेजोल्यूशंस में फ्रांस और अदर्स एग्रीड, लेकिन यूएस इज द मेन कल्प्रिट जो एनी अपोजिंग एनी सीज फायर। सेकेंडली, इट इज क्लियरली ये वेस्ट और ईस्ट की फाइट है। वी हैव टू बी वेरी फ्रैंक। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो आपके हेलीकॉप्टर कैरियर्स, बॉम्ब्स जो फ्री सप्लाइड एम्यूनिशंस जो आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, इट्स अ मैटर ऑफ जेनोसाइड और पैलेस्टीनियन हॉलोकॉस्ट। इट विल नॉट स्टॉप। लेकिन एक चीज उनको सरप्राइज हुआ कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो हुआ अब तक है
उनके काफ़ी लोग मर गए और ये दिस हैज पुट देम। लेकिन एज यू सेड, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट, जो इंसानी तकलुफा हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि अराउंड द ग्लोब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो सका। आप ही के पॉइंट को खालिद साहब आगे बढ़ाते हुए, तनाज़ा ज़ाहिर है आज का तो है नहीं, दिहाइयों पुराना है, कई बार जंग जैसा माहौल पैदा भी हुआ, लेकिन इस बार इसराइल का अपना भी नुकसान हो रहा है, सैकड़ों फौजी मारे जा चुके हैं। आप भी इस फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत को गैर मामूली समझते हैं? नहीं, आई थिंक फ़लस्तीनीज़ जो लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड। ये फ़र्क है उनमें और ये जो मर्सेनरी सोल्जर्स जो इसराइल के, जो पोलैंड से आए हैं, जो आपके इधर से उधर से हिंदुस्तान से फौज आए हैं, उनके लिए सपोर्ट। सो जो फ़लस्तीनी, वो अपने कमिटमेंट है उनका कि हमारी ज़मीन है, इट इज़ नॉट अ मामूली थिंग, वी आर गोइंग टू फाइट फॉर इट। डिस्पाइट, आप जानते हैं, इनको कोई मदद किसी से नहीं मिली, मदद सिर्फ सम डिप्लोमेटिक वर्ड्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका डिस्प्लेसमेंट वहाँ से नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर अरब सहाफ़ी खालिद अलमीना हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी तो यही सूरत हाल है। होपफुली कि अमेरिका पर भी दबाव बढ़े, आने वाले इंतखाबात भी हैं, उसमें भी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, रादर ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेट्स सी अमेरिका की तरफ से जब दबाव आता है फिर ही जंगबंदी की कोई राह हमवार हो सकती है, अदरवाइज़ इससे पहले दुनिया टिल का जोर लगा ले, शायद जंगबंदी ना हो सके। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आप हमें लिख के बताइएगा क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आपका फीडबैक है। @JUPakistan TV पे ऑन X। लेकिन सी यू टुमारो।